वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, जहाँ पे अपनी 3 रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 4th रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। जब किसी रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होगा, उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो ईथर का रहेगा वो रहता है बच्चा आपका ROR, जिसमें से हमें एक R को लेना है एज इन बेंजीन रिंग, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में OCH3। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, जब बेंजीन पे आपका OCH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम कहेंगे बच्चों एनिसोल। क्या बोलेंगे? एनिसोल। मैं इसलिए बता रहा हूं और आपको लर्न रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान बोर्ड के बच्चों को मैं बता दूं कि उनके तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। अगर आपको रेजोनेंस आता भी है तो उससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिसोल। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसमें रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारे पास में ईथर, जहां पे बेंजीन पे क्या अटैच है आपका OCH3 ग्रुप, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एनिसोल। अब इसमें आपको जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, दैट मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी किस पोजीशन पे अटैक करेगा। या ये पता होना चाहिए कि बेंजीन पे अटैच आपका OCH3 ग्रुप जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे डायरेक्शन देगा। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच होगा वो ऑर्थो होगा, पैरा होगा या मेटा होगा, व्हाटएवर। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हम किससे पता करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता करते हैं। देखिए फटाफट से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी। ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है वो OCH3, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एनिसोल, जिसमें आपका यहाँ पे ऑक्सीजन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स दिस वन। जैसे हम मूव करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर होगा, तो कार्बन की वैलेंस डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ से आपका पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट स्ट्रक्चर? नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास में आएगी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं ऑक्सीजन ने, तो इस पे चार्ज क्या आया है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस कार्बन पे चार्ज कैसा आपका? नेगेटिव है, तो यानी स्टेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, इस बॉन्ड को देगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपका पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा नेक्स्ट टू द कार्बन पे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? नेक्स्ट बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया आपका, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड CH3। अगेन इस बार ये वाला कार्बन जो है वो आपका क्या है? अनस्टेबल, तो ये यहाँ मूव करेगा, इससे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नेक्स्ट टू द कार्बन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारी जो मिल रही है वो मिलेगी ये वाली। ठीक है, डबल बॉन्ड OCH3। अब क्या हुआ? ये कार्बन आपका अनस्टेबल हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट बॉन्ड पे, कार्बन की वैलेंसी फिर से डिस्टर्ब हुई, तो इलेक्ट्रॉन वापस से मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो पहले से आपका अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगेन गेन कर लेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इन द एंड हमारे पास अगेन स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी? बेंजीन, जिसपे आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सॉरी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे, तो हमारे पास क्या बन रहा होगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग में आपका डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, आसान है, बट अब हमें अगर ये देखना है कि अगर हम इस एनिसोल कंपाउंड पर अटैक करवाते हैं किसका बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा, जहां पर इसे मिलेगी इलेक्ट्रॉन रिचनेस। और इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ हो रहा है आपका, ये आपका हो रहा है यहाँ पे, इस पोजीशन पे, इस जगह पर, ठीक है, और इस जगह पे। और ये तीनों पोजीशन क्या है आपकी, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन। इट मींस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ईथर में आपका ऑर्थो, पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। इट मींस द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, OCS रिंग, इन डायरेक्शन, इनका जो डायरेक्शन होगा, इट डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इट मींस यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो भी आपका ऑर्थो पैरा ही बनेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू हमारी क्लियर हो गई है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ क्या बन सकता है, राइट ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोल। सो उसके लिए आपको सबसे पहले कंपाउंड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके एग्जांपल्स को जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। चलिए, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स बच्चों आपको अच्छे से आते ही हैं। हमने 2 बार इनको डिस्कस कर लिया है, एक बार हैलोएरिन्स में और एक बार हमने इसको डिस्कस किया था फिनॉल्स में। ठीक है, चलिए टोटल यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, तो मैंने आपको बता दिया था टोटल आपकी रिएक्शन कितनी होती है, टोटल आपकी रिएक्शन 5 होती है, जिनमें से 2 कौन सी होती हैं, 2 होंगी आपकी फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है, और 3 होंगी वो आपकी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन विथ ब्रोमीन, इसे हम कहेंगे बच्चों क्या, हैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें ब्रोमीन है, ब्रेक करेंगे, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिस ब्रोमीन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे इस ऑर्थो पोजीशन से क्या निकालेगा, H+, या फिर पैरा पोजीशन से क्या निकलेगा आपका H+। ठीक है, दोनों में से किसी एक पोजीशन से क्या निकलेगा आपका H+ आयन रिलीज होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका एंटर करेगा। इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा इजी वे में OCH3 यहां पर होगा और Br जो है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। एज वेल अगर ये अटैक करता है टुवर्ड्स पैरा पोजीशन, तो हमारे पास में पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि पैरा जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा आपका ऑर्थो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 2, जो आपकी होती है HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। ऑलरेडी आपको पता है जब भी HNO3 H2SO4 के साथ में आ रहा है तो वहां पे H2SO4 जो है वो एक्ट करता है आपका एज ए कैटलिस्ट, और जो आपका मेन रिएजेंट होगा यहाँ बच्चों वो होगा आपका HNO3 जो है आपका नाइट्रेशन। क्या है, रिएक्शन नाइट्रेशन, जो ब्रेक होता है OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे NO2 जो होता है नाइट्रो ग्रुप, वो बिहेव करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, अटैच होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा आइदर ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, जिस वजह से मेजर कौन सा होगा आपको पता ही है, पैरा वाला। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 जो होगी वो होगी आपकी H2SO4 से। ठीक है, यानी कि विथ सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, इसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। क्या कहेंगे, सल्फोनेशन। ठीक है बच्चों, ये 3rd टाइम कर रहे हैं पनीर रिएक्शन। अब तक आपको ये लर्न हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को निकलेगा SO3H। ठीक है, जो आपका अटैच होगा इसकी या तो ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है SO3H, या अटैच होगा इसकी पैरा पोजीशन पे SO3H। ठीक है, ये 3 रिएक्शन तो आपकी हो गई हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, जो है आपका पार्ट और एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम रेस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस भी देख लेते हैं। चलिए हो गया, नेक्स्ट 2 रिएक्शंस हम यहाँ पे देख लिए हैं फटाफट से। नेक्स्ट 2 रिएक्शन जो है वो आपकी फ्रिडल क्राफ्ट है। कौन सी है बच्चों,
फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, जो आपकी होती है किसमें, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है आपका एल्काइलेशन। क्या होता है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन टर्म का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे क्या लेंगे, CH3Cl। जैसे इसको डिसोशिएट करेंगे, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन है, आपका एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो यही आपका एंटर करेगा इसके अंदर और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो किसका एडिशन हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का, तो क्या बोलेंगे इसे, एल्काइलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आपका CH3 ग्रुप जो है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, एक बार तो ऐड हो जाएगा आपका किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे, और एक बार ऐड हो जाएगा किस पोजीशन पे, आपका पैरा पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्काइलेशन, जिसे बोल रहे हैं एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। चलिए अब इसी में आपकी एक रिएक्शन और होती है जिसे बोलते हैं बच्चों असाइलेशन। क्या बोलेंगे, असाइलेशन, ACYLATI, असाइलेशन। असाइलेशन में ग्रुप कौन सा होगा आपको पता ही है, असाइलेशन में आपका ग्रुप होगा असाइल। कौन सा ग्रुप होगा, असाइल, यानी कि एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है, इसे कहेंगे असाइलेशन। ऑब्वियसली यहां से ब्रेक होगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, यानी आपका जो असाइल ग्रुप है वो आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा ये वाला, ओ सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल किस पे, C पे, तो C डबल बॉन्ड O CH3, और एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा मेजर, जो कौन सा होगा, पैरा, C डबल बॉन्ड O CH3। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो तो हो गई कंप्लीट। अब कुछ अदर रिएक्शन जो रह गई ईथर की वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। हो गया, चलिए देखिए हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन रह गई है ईथर में, जो हम कंसिडर करते हैं अदर रिएक्शंस में, कि कुछ और रिएक्शंस जो ईथर में आपकी पॉसिबल है वो कौन कौन सी होंगी। चलिए इसे टाइटल देंगे हम क्या, अदर रिएक्शंस, मतलब जो भी कुछ रेस्ट ऑफ रिएक्शंस ईथर की रह गई हैं उन सब रिएक्शंस को हम इंक्लूड कर लेते हैं अदर रिएक्शंस में। तो इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है ईथर में वो आएगी आपकी डिहाइड्रेशन। क्या आएगी, डिहाइड्रेशन। सबसे पहली बात तो डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है, इसका मीन होता है आपका लॉस ऑफ वाटर। यानी जिस भी केमिकल कंपाउंड में हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं ये वाली, वहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना होता है, उसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेंगे ईथर, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन किस में स्टडी करना है, ईथर में। तो हमने एग्जांपल लिया है डाई इथाइल ईथर। क्या लिया है, डाई इथाइल ईथर। देखिएगा ये इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर हो गया अपने पास। इसको हम 653 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं बच्चों, Al2O3 की प्रेजेंस में। Al2O3 यहाँ पे बिहेव करता है आपका एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। चलिए वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए फटाफट से इसको। यहाँ पे ईथर ग्रुप की रेस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा और ये हुआ बीटा, तो बीटा पोजीशन से हमें क्या निकालना बच्चों, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। किया, यहाँ पे ब्रेक किया बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा आपको पता है, कार्बन की तरफ। तो चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और H पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जैसे ही बीटा से यहाँ से निकाला तो अल्फा पोजीशन से आपका ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। O पे चार्ज क्या है आपका, यहाँ पे O पे चार्ज आएगा आपका नेगेटिव, और CH2 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बच्चों, हायर है एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। अब अगेन इस ईथर ग्रुप में O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बीटा पोजीशन से फिर क्या निकाल देंगे बच्चों, हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोजन एलिमिनेट। तो अगेन H पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और C पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। एंड अगेन अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे, O। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, अगेन ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, एंड CH2 पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल हमने 4 बॉन्ड्स ब्रेक किए दोनों साइड से, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन और अल्फा से आपका ऑक्सीजन रिलीज किया है। तो एक दोनों साइड से जब अपन CO बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव, और यहाँ से H पे प्लस और H पे प्लस,
तो ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज इस H से बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद H एंड H, यानी क्या बन रहा है आपके पास H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H2O। एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही बच्चों हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहेंगे, यानी लॉस ऑफ वाटर। अब हमारे पास बच क्या गया वो देख लीजिए। रेस्ट ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे रह गया कंपाउंड, उसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर भी हमारे पास क्या बना है, एल्कीन, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना है बच्चों, एल्कीन, यानी बन गया है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने मोल्स बने बच्चों, 2 मोल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इस साइड भी एल्कीन बन रहा है और इस साइड भी एल्कीन बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में जब भी ईथर को हम डिहाइड्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद 653 केल्विन टेम्परेचर, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ एल्कीन बनता है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 जो हमारी है, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टार्ट करें। सबसे पहले इसके लिए क्या लेंगे, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, ईथर, वही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, डाई इथाइल ईथर ले लेते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन जब हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं बच्चों, BF3 के प्रेजेंस में। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम रह गया है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। क्या ले रहे हैं, डाइथाइल ईथर। ठीक है, रिएक्शन जो करवाएंगे वो करवाएंगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, किसके प्रेजेंस में, BF3, जो यहाँ पे बिहेव करेगा आपका एज ए कैटलिस्ट। प्रेशर रहेगा काफी हाई 500 atm के आसपास, और टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा आपका 398 to 423 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। ठीक है, ये इतना रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस, वो आपकी इसमें एड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड कहां पर होगी, ऑक्सीजन एटम के पास। देखिए क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम के बीच में ऐड हो गया है। ठीक है, जिससे आगे किसी की भी वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं हुई है, OCH2 CH3। तो जब भी हम ईथर के रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं हाई प्रेशर पे बच्चों, देखिए आपने पढ़ा था ना सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था हेनरी लो। हेनरी लो आपसे क्या कहता है कि जब भी किसी गैस को जितना मोर प्रेशराइज हम करते हैं, उसके सरफेस जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, मोर होती है किसी लिक्विड में या सॉल्वेंट में। तो समझिएगा, ये यहाँ पे क्या है, ईथर है, लिक्विड फॉर्म में आपके पास में। ठीक है, समझ रहे हो। और जैसे ही इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे क्या करवाते हैं, रिएक्ट, तो ये गैस इसमें जाकर के आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इसमें जाकर के ऐड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। क्या बन रहा है यहाँ पे, एस्टर। अब इस एस्टर का आयुर्वेदिक नेम क्या होगा आपको पता है, देखिए ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OOR। हमें पता है ऑक्सीजन के बाद वाला जो ग्रुप होता है उसे हम कंसिडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखेंगे इसे, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, इस कार्बन की चेन में टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास में, टोटल आ रहे हैं 3। ठीक है, नंबरिंग किस साइड से होगी आपको पता है, 1 2 एंड 3, बिकॉज इस साइड क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोप के बाद हम देख रहे हैं कि सैचुरेटेड है, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन के बाद बोलेंगे 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, O8। फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो क्या है, O8 है। तो इसे कह सकते हैं इथाइल प्रोपेनोएट। क्या बोलेंगे, इथाइल प्रोपेनेट का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इस रिएक्शन में कि ईथर आपका यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, इसे हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, प्रेशर हाई रख रहे हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जाकर के आपका एडअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन नंबर 3 फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिए। हो गया, चलिए देखिए रिएक्शन नंबर 3 को देखते हैं, जो हमारी है कंबंशन रिएक्शन। क्या है, कंबंशन। काफी इजी रिएक्शन है ये वाली भी। कंबंशन, कंबंशन वर्ड का मतलब है आपको पता ही है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर हम एयर की प्रेजेंस में, एयर में भी खासतौर पे क्या,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट अप करते हैं तो वहां पे आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज कंबंशन प्रोसेस? कंबंशन प्रोसेस क्या है आपका? किसी भी केमिकल सब्सटेंस को एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना? हीट करना, जलाना उसे, ठीक है, बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास में ऑलवेज प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और साथ में लाइट एंड एनर्जी हमारे पास में ऑब्टेन होती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एग्जांपल किसका लिया हमने? ईथर का, बिकॉज हमें कंबंशन प्रोसेस किस में स्टडी करना है? ईथर में, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे? O2, ठीक है, एरियल ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और इसे कर देंगे हाई टेम्परेचर पे हीट। तो देखिए क्या बनेगा बच्चों? CO2। काउंट कीजिए कितना मोल CO2 बन सकता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो यहाँ पे आपके पास 4 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है। एज वेल क्या देखेंगे? हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 3 10 हाइड्रोजन यहाँ पे है। 10 हाइड्रोजन का मतलब हो गया 5 मोल यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O। साथ में क्या निकलेगी? लाइट प्लस एनर्जी। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। टोटल कितने ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज किए इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल? 4 × 2 8, 8 and 5 13, ठीक है। 13 ऑक्सीजन चाहिए हमें। 13 में से एक आपके पास ऑलरेडी ईथर में अवेलेबल है, तो हमें कितने चाहिए? 12 का मतलब हमें यहाँ पे 6 मोल ऑक्सीजन की नीड यहाँ पर होगी। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई है बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अपनी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक हमारा रह गया था, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसे भी हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, only one topic is remaining in your chapter, that is structure of alcohol, phenol and ether। वो हम अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको वर्कशीट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी फिनॉल एंड ईथर की, ठीक है। अल्कोहल की वर्कशीट मैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो मुझे आप टेलीग्राम ऐप पर आकर के वो डाउट्स दे सकते हैं। एज वेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर भी डाउट अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो पाए, ठीक है। तो फिनॉल एंड ईथर की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्सेप्शनल केस होंगे, क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फटाफट से देखिए। सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला सिंपलेस्ट CH3OH, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे ये होती है आपकी 141 पिकोमीटर, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3, 2 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद इसका बॉन्ड एंगल जो है ना वो कितना है? 108 डिग्री 29 मिनट, ठीक है। 108.9 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किसकी? फिनॉल की। तो फिनॉल में भी आपको पता होगा कि यहाँ पर भी आपका एक क्या है? CO बॉन्ड है। क्या है? CO बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर, यानी कि अल्कोहल से क्या है? कम है। और बॉन्ड एंगल बिल्कुल फिक्स होता है इसका 109 डिग्री 28 मिनट, यानी जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है जिस भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वहां पे बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे हम टेट्राहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे। फिर बात करते हैं ईथर की। CH3O यहाँ पे भी आपका क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, ठीक है, यानी 141.9, और बॉन्ड एंगल जो है 111 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। वो चेंजेस कैसे हैं, क्यों है, यहीं पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किस पे बच्चों? बॉन्ड एंगल पर। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम है,
जबकि इसका 109 से क्या है, ऊपर है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि तीनों में आपके ऑक्सीजन एटम जो है ना वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तीनों में कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, जो कि फिनॉल में तो है लेकिन अल्कोहल और ईथर में नहीं है। और वहां पे भी गड़बड़ है क्या, कि अल्कोहल में 109 से लेस है जबकि ईथर में आपका ज्यादा है। देखिए क्यों है, कैसे है, समझने की कोशिश कीजिए इसे। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल में, तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल जो है आपका वो 108 डिग्री 0.9 मिनट है इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। यही क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर जो है वो सिंपल सा है आपका, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अज्यूम कीजिए कि यहां पर आपके दोनों फिंगर्स हैं, ये जो मेरी दो फिंगर्स हैं इन्हें आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके लोन पेयर्स हैं। ठीक है, क्या है, लोन पेयर। ठीक है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में आप अज्यूम कर लीजिए क्या है, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो दोनों थम्स हैं वो क्या आपका CH3 एंड H। अब देखिए क्लियरली इसको, दोनों फिंगर्स जो मेरी हैं वो क्या है आपकी, ये दोनों फिंगर्स मेरी हैं लोन पेयर, और इन दोनों फिंगर्स के बीच क्या बच्चों, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट दोनों लोन पेयर्स जो है, फिंगर्स वाले लोन पेयर्स, ठीक है, इन लोन पेयर की बात करें तो ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होगा बच्चों, सेम, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आपस में करेगा रिपेल, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखो इस तरह से, जैसे ही एक दूसरे से दूर जाएंगे तो नीचे की तरफ देखो फटाफट से R और H जो ग्रुप है वो आपका पास में आ रहा है, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ से क्या हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है। तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका क्या हो रहा है, रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से नीचे की तरफ से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया आपको कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20 मिनट के बजाय 108 क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर्स के बीच हो रहा है रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात करें अगर फिनोल की, तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी तो आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है जिनमें रिपल्शन हो सकता है और यहाँ से बॉन्ड एंगल कम हो सकता है, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल फिक्स ही क्यों है। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ना वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, इस वजह से वहां पर रिपल्शन नहीं होगा, और जो आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो एक्चुअल बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाएगा। फिर बात ये आती है कि ईथर में ऐसा क्यों हुआ कि 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय आपका 111 डिग्री आ रहा है बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच रिपल्शन होगा, बट नीचे की ओर, यानी ये जो दो ग्रुप है मेरे थंब जो है, यानी CH3 एंड CH3 ग्रुप है, दोनों ग्रुप आपके कैसे ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, और ये रिपल्शन आपका लोन पे रिपल्शन पे डोमिनेट करता है। क्या बोल रहा हूँ कि बल्कि ग्रुप्स का जो रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है ये आपका लोन पेयर रिपल्शन को डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इस बार ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ड्यू टू repulsion between bulky groups attached with oxygen, और ये बल्कि ग्रुप कौन है आपके, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है R। ठीक है, इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्शन, जिससे आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों बॉन्ड एंगल पे यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल आपका लो क्यों हो गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, और ईथर में बॉन्ड एंगल एक्चुअल बॉन्ड एंगल से ऊपर क्यों हो गया, तो यहाँ पे आपके दोनों एल्काइल ग्रुप जो बल्कि ग्रुप्स हैं उनके बीच रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2, जो आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ पे अब बच्चों यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो क्या कि इसके बॉन्ड लेंथ, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ लगभग कैसी है, सिमिलर है।
बट फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, लो हो गई। दिख रही है आपको 136 पिकोमीटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फिनॉल के अंदर जो आपकी CO बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ है, ये आपकी लो क्यों हो रही है, ठीक है, 136 पिकोमीटर क्यों आ रही है, जबकि अल्कोहल और फिनॉल में ये 141 142 के आसपास है, ठीक है। तो इसका रीजन सिंपल सा हमें समझ में आता है। देखिए रीजन क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप देख लीजिएगा फटाफट से इसका रीजन, ड्यू टू delocalization of lone pair electron present on oxygen atom with benzene ring, carbon oxygen bond acquire पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ आया कि जैसे ही ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपके इस बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइज करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड बनने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, हाई हो गई है, ठीक है। और वी नो दैट कि जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई हो गई है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लो हो जाएगी। इसीलिए फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्कोहल और ईथर की बॉन्ड लेंथ से लो होती है। क्यों होती है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, डीलोकलाइज कर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो बन रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। एंड वी नो दैट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो टोटल बच्चों 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके बॉन्ड एंगल पर, इसका लो क्यों हुआ एक्चुअल बॉन्ड एंगल से और इसका हाई क्यों हुआ, ठीक है। और एक बनेगा आपका कि फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अल्कोहल एंड ईथर से लो क्यों हो जाती है, ठीक है। तो सारे आंसर्स आपके पास में अब यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी वर्कशीट जो हमारी रह गई है फिनोल और ईथर की, वो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आई होप कि उसे भी आप जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ में, जो कि आपका रहेगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बच्चों, थैंक यू।